स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द न्यूक्लियर एनर्जी के पर्सपेक्टिव से है। प्राइवेट प्लेयर्स से उनको अलाउ किया जा सके न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर के अंदर, उसके रिगार्डिंग में जो न्यूक्लियर एनर्जी बिल है जिसको कि लोकसभा के वहाँ पे पास किया गया। जब बिल को प्रपोज किया गया था तो अपोजिशन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनका डिमांड था कि कुछ क्लोजेज को यहाँ पे डिटेल वे के अंदर स्क्रूटनाइज करने का ज़रूरत है। उसके लिए बिल को पार्लियामेंट्री पैनल है उसको रेफर किया जाए। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट्री पैनल को ना रेफर करते हुए बिल को पास है वो कर लिया गया है। अब आने वाले समय में बिल को प्रपोज किया जाएगा राज्यसभा के वहाँ पे। राज्यसभा के वहाँ पे भी अगर बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाएगा असेंट के पर्सपेक्टिव से। और प्रेसिडेंट के असेंट के बाद में जो बिल है एज ए एक्ट के रूप से इस्टेब्लिशमेंट में आएगा। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के रिगार्डिंग में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, बिल के जो बेसिक प्रोविजंस हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। बिल का जो नेमिंग है वो रखा गया है शांति के रूप से। अब ये जो शांति जो एक्रोनिम यूज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसका यहाँ पे मीनिंग है वो क्या है। सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2047 का जो हमारी गवर्नमेंट का विजन है एज ए डेवलप्ड इंडिया के रूप से हमारी कंट्री को सेटअप करना है। उसके रिगार्डिंग में आप देखिए एनर्जी का जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगा और न्यूक्लियर एनर्जी वन काइंड ऑफ क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आप देखिए कि इससे न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन को अगर हमें इंक्रीज करना है, मोर कैपिटल के इनफ्लो को अगर हमें कैरी करना है, तो प्राइवेट प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेशन है उसको भी यहाँ पे इंक्रीज है वो करना होगा। अगर हम की प्रोविजंस के बारे में रीड करें, क्या यहाँ पे चेंजेस हैं वो किए गए हैं जिससे कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। तो आप देखिए कि प्राइवेट कंपनीज हैं उनको ये बिल है वो एनेबल करता है। फर्स्ट आप देखिए कि प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनको ये बिल एनेबल करता है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उनकी रन करने के रिगार्डिंग में। सेकेंड आप देखिए कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके उसके उसको भी अलाउ है वो किया गया है। सेकंड अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग न्यूक्लियर प्लांट की रिगार्डिंग में, या उसका ऑपरेटर का जो फैसिलिटी है जो ऑपरेट करेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को, उसी को यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया गया है। तो सेकंड आप देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशन के रिगार्डिंग में हुआ कि ऑपरेशन का जो फैसिलिटी दिया गया कि थर्ड किसी भी इंसिडेंट के अंदर जो लाइबिलिटी है उसके ऊपर में एक कैपिंग है वो लगाया गया कि 3000 करोड़ से अधिक का जो यहाँ पे मैक्सिमम 3000 करोड़ का जो लाइबिलिटी है वो ऑपरेटर के द्वारा पे किया जाएगा कोई भी यहाँ पे अगर इंसिडेंट होता है उसके रिगार्डिंग में। और अबाउ अगर पे करना है, कंपनसेट करना है, तो आप देखिए कि वो गवर्नमेंट के द्वारा उसका कंपनसेशन है वो किया जाएगा। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में गवर्नमेंट को जो कंप्लीट कंट्रोल है वो दिया गया है कि न्यूक्लियर वेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर में गवर्नमेंट का ही जो कंट्रोल है वो रहेगा। स्टूडेंट्स, जिस क्लोज के रिगार्डिंग में अपोजिशन के जो एमपीज हैं जिन्होंने अपने कंसर्न्स को रेज किया था वो किया था 2010 का जो एक्ट है जिसको यहाँ पे अमेंड किया गया है। 2010 का एक्ट था सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज के रिगार्डिंग में कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है न्यूक्लियर सेक्टर में, पहले जो सप्लायर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता था जिसको कि अब यहाँ पे अमेंड किया गया है। तो आप देखिए कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स ये है इस अमेंडमेंट के रिगार्डिंग में कि प्रेजेंट समय में जिस तरीके से हमारी कंट्री का डिमांड है, जिस तरीके से हमें मोर एडवांस में वे के अंदर में न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना है, उसके लिए आप देखिए कि इस तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन है वो जरूरी था। 2008 के समय में आप देखिए कि जब यूएस के साथ में सिविल न्यूक्लियर डील है वो होता है, 2008 के समय में यूएस इंडिया का सिविल न्यूक्लियर डील होता है। उस समय भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके पार्टिसिपेशन के रिगार्डिंग में प्रपोजल है वो रखा गया था, बट उस दौरान में जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टीज थे वो उसको अपोज किए थे। और इसी वजह से आपको सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो एग्जिस्टेंस में मिलेगा जो कि फॉरेन प्लेयर्स के पार्टिसिपेशन को हर्डल हर्डल है वो क्रिएट करता है। और आप देखिए कि प्रेजेंट समय में न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। 3% हमारे एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंट्रीब्यूट किया करता है। हमारी गवर्नमेंट का विजन है कि 100 गीगावाट जो हमें यहाँ पे न्यूक्लियर सेक्टर से प्रोडक्शन करना है, इंस्टॉल करना है न्यूक्लियर एनर्जी को 2047 तक। और 5 इंडिजीनियस हमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं उनको भी डेवलप करना है 2033 तक। 5
इंडिजीनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर हैं जिनको भी हमें डेवलप करना है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था बिल के रिगार्डिंग में, जिसको कि ऑलरेडी हम कल या परसों भी इसको रीड किए थे। नेक्स्ट आप देखिए कि इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे बिल को मेंशन किया गया कि लोकसभा के बाद में राज्यसभा के वहाँ से भी जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में 100% एफडीआई को अलाउ करेगा, वो बिल है वो पास कर लिया गया है। बिल का जो नेमिंग है वो क्या है, सबकी बीमा सबका रक्षा, सबकी बीमा सबका रक्षा, कि सभी का जो यहाँ पे इंश्योरेंस होगा, सभी का यहाँ पे जो केयर एंड प्रोटेक्शन है वो किया जा सकता है। अमेंडमेंट ऑफ इंश्योरेंस का जो लॉज हैं उनको ये अमेंड करने वाला ये यहाँ पे कानून है, जिसको कि राज्यसभा के वहाँ से भी पास किया गया। 100% जो एफडीआई है उसको ये अलाउ करेगा, 100% एफडीआई को अलाउ करेगा। अब इसके कुछ प्रोविजंस हैं या कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में कंसर्न्स थे अपोजिशन के एमपीज के, कि यहाँ से जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको आप देखिए कि मनी है उसको कैरी आउट है वो कर सकेंगे इंडिया से। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्रपोज किया है कि जो प्रीमियम कलेक्ट किया जाएगा इंडियन पर्सन से फॉरेन कंपनीज के द्वारा, तो आप देखिए कि कंट्री के अंदर में ही उसको रखा जाएगा, बाहर जाने के लिए उसको अलाउ है वो नहीं किया जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको क्लियरली लेड आउट किया गया है इस बिल के अंदर में। प्राइवेट सेक्टर जो इंश्योरेंस का जो कंपनीज हैं उनका वेलफेयर स्कीम्स के अंदर पार्टिसिपेशन है वो भी ये इंक्रीज करेगा, स्पेशली जो सोशल सेक्टर का जो स्कीम्स है। डाटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स हैं तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि किसी भी तरीके से जो डाटा का जो लीकेज है वो नहीं रहेगा, जो डाटा प्राइवेसी के कंसर्न्स रेज हुए हैं। इसके अलावा प्रॉफिट एक्सट्रैक्शन के बारे में भी कहा कि जो प्रीमियम है वो इंडिया के अंदर ही यूज किया जाए। प्रेजेंट समय के अंदर जो एफडीआई है वो कितना है इंश्योरेंस के अंदर में, 74% है। अब ये बिल एग्जिस्टेंस में आएगा तो 100% एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अलाउ रहेगा। आईआरडीआई जो हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी है उसको आप देखिए कि ओवरव्यू का जो पावर है वो यहाँ पे दिया गया है। आईआरडीआई का जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया, तो स्टूडेंट्स एक ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 99 के समय में इस्टेब्लिशमेंट में आता है। और स्टूडेंट्स इसका जो हेडक्वार्टर है पहले जो न्यू दिल्ली हुआ करता था, बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद है वो चेंज किया गया, हैदराबाद इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से है, बांग्लादेश के वहाँ पे इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन जो हाई कमीशन है उसके वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के द्वारा एक मार्च किया गया था, जिसके रिगार्डिंग में इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के जो जो डिप्लोमेट इंडिया में पोस्टेड हैं उनको सम्मन किया है, उनसे पूछा है कि आपकी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। अब अगर हम यहाँ पे रीड करें डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के अंदर जो डिप्लोमेट्स को सिक्योरिटी है वो किस कन्वेंशन के थ्रू अवेलेबल हुआ करता है, तो एक वियना कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन है 1961 का, जो कि डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के पर्सपेक्टिव से है। किस तरीके से डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क एक दूसरे कंट्री के बिटवीन में एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है उसको इम्यूनिटी यहाँ पे दिया जाएगा। और आप देखिए कि होस्ट कंट्री का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली जो डिप्लोमेटिक एरिया है जिसके आउटसाइड के अंदर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, एक इनर लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो जिस कंट्री का वो यहाँ पे एम्बेसी है या जो डिप्लोमेटिक जो कमीशन है उसका भी आप देखिए एक सिक्योरिटी यूनिट है वो वहाँ पे प्रेजेंट है, वो हुआ करती है। बट आउटसाइड जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होस्ट कंट्री का रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है। ये वियना कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। जब हम आर्टिकल 14 को रीड करते हैं तो आर्टिकल 14 के एक्सेप्शन के अंदर भी हम वियना कन्वेंशन को रीड किया करते हैं। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ का एरिया है, आप देखिए कि हनुमानगढ़ कहाँ है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में। फार्मर्स के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था कि इथेनॉल का अगर प्लांट वहाँ पे लगेगा तो उनका जो ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट हो सकता है, एयर भी उनका पोल्यूट हो सकता है। तो उनके द्वारा उस प्लांट का जो वर्किंग प्रोसेस है, प्लांट का जो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है उसको अपोज किया गया। एग्जाम के पर्पज से क्या पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे इथेनॉल का जो टारगेट है वो कितना है, 20% हमको इथेनॉल का जो ब्लेंडिंग है वो करना है फ्यूल के साथ में। जब कोप 28 का मीटिंग होता है, कोप 28 का मीटिंग कहाँ पे हुआ था, अभी प्रेजेंटली तो आप देखिए कि कोप 30 का मीटिंग हुआ है, कोप 28 का मीटिंग हुआ था दुबई के वहाँ पे।
तो उस दौरान में जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो जो यहाँ पे एरिया है उसको 3 टाइम्स डबल करने का एक प्लेज है वो लिया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमें डबल ट्रिपल है वो करना है। उसी के रिगार्डिंग में इथेनॉल का जो यूज है वो इंक्रीज किया गया जिससे कि कम से कम यहाँ पे एमिशन हो सके व्हीकल से फ्यूल का यूज करने की वजह से। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली इथेनॉल के बारे में था। शुगर केन है, व्हीट है, मेज है, इन सभी को यूज किया जाता है एग्रो प्रोडक्ट्स को जिससे कि इथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर बताया गया कि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर में 10% के आसपास जो पोस्ट हैं वो वैकेंट है। अब आपको जानकारी ये होना चाहिए कि दिल्ली को जब लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया था 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1991 के समय, तो आप देखिए कि 3 ऐसे एरियाज हैं जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर में हुआ करते हैं। 3 ऐसे कौन से एरिया हैं? पुलिस है, बेसिकली पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है और स्टूडेंट्स लैंड है। लैंड पुलिस, लैंड है, पब्लिक ऑर्डर है और पुलिस है। ये 3 एरियाज हैं जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर मिलेंगे दिल्ली के रिगार्डिंग में। और अगर आपको स्टेट्स के अंदर में पुलिस के रिगार्डिंग में डील करना है तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है क्योंकि पुलिस एज ए स्टेट सब्जेक्ट के रूप से है। और डीजीपीज का जो अपॉइंटमेंट है, अगर स्टेट्स के अंदर में डीजीपी का अपॉइंटमेंट करना है तो वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो अपना एक रोल प्ले करता है डीजीपी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। इंटरव्यू है वो यूपीएससी के द्वारा किए जाते हैं। आरजेकर जो मेडिकल कॉलेज है कोलकाता के, वहाँ पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के अगेंस्ट में जो हीनियस क्राइम होता है, बाद में आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस क्राइम का जो सुमोटो कोग्निजेंस है वो लिया जाता है और उसके रिगार्डिंग में एक एनटीएफ है उसको भी क्रिएट किया गया था। एनटीएफ क्या है? नेशनल टास्क फोर्स है जिनको कि यहाँ पे टारगेट दिया गया है कि आपको स्टडी करना है क्या कोई सेपरेट लॉ का रिक्वायर्ड है मेडिकल प्रोफेशनल्स की रिगार्डिंग में। तो नेशनल टास्क फोर्स के द्वारा अपने रिपोर्ट के अंदर बताया कि किसी भी तरीके से कोई सेपरेट सेंट्रल लॉ का रिक्वायरमेंट नहीं है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में। प्रेजेंट समय में जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो काफ़ी एनफ हैं और इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता है उसके जो प्रोविजंस अगर उनको ही इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो वो ही काफ़ी हैं यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का जो सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में। अब इस केस को वापस से ट्रांसफर किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट के वहाँ पे स्टूडेंट्स को सब्सिडरी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड करता था वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बिहार के वहाँ पे। तो आप देखिए कि इलेक्शन से पहले 10,000 का कुछ सपोर्ट दिया गया था और अगर वुमेन के द्वारा अपना जो एंटरप्राइज है उसको सेटअप किया जाता है या जो बिजनेस मॉडल है उसको सेटअप किया जाता है तो 2 लाख का जो एडिशनल सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो कुछ ऐसे भी यहाँ पे पर्सन्स हैं जिनको कि सपोर्ट प्रोवाइड हुआ बट आप देखिए कि उन्होंने अपना एडवांस स्टेज का किसी भी तरीके से जो ड्राफ्ट है उसको नहीं बताया या फेक बेनिफिशरीज के रूप से वो यहाँ पे इसके पार्ट थे तो उनको नोटिस सेंड किया गया है कि आपको वापस से रिटर्न करना है। तो यहाँ पे उनका डिमांड है कि उनका जो वोट है उसको भी वापस से रिटर्न है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स स्पीकर के बारे में है। स्पीकर आप देखिए कि एक ट्राइब्यूनल के रूप से सेटअप होता है जब एंटी डिफेक्शन लॉ को वो यहाँ पे डिटरमाइन करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है कि द क्रॉसिंग ऑफ द हाउस इन द अनएथिकल मैनर के रूप से कि जिस जिस पार्टी के टिकट के ऊपर में आपका विक्ट्री हुआ है उससे अलग जाते हुए आप अलग पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट करते हो लेजिस्लेटिव वर्क्स के अंदर में, तो आपका जो ओरिजिनल पार्टी है वो आपके अगेंस्ट में एंटी डिफेक्शन का पेटिशन है उसको फाइल कर सकता है। स्पीकर एज ए ट्राइब्यूनल के रूप से सेटअप होते हैं। बीआरएस नाम का जो पार्टी है उन्होंने पेटिशन फाइल किया था जिसको स्पीकर ने रिजेक्ट है वो कर दिया तेलंगाना के वहाँ पे। अभी रिजेक्ट करते हुए कहा गया कि कोई भी एविडेंस वो नहीं प्रोवाइड किया गया कि ये जो 3 एमएलएज हैं उनके द्वारा किसी तरीके से एंटी पार्टी एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया। स्पीकर का जो डिसीजन है यहाँ पे क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है क्या? यस स्टूडेंट, चैलेंज हो सकता है। 1992 का जो किहोतो हिलोहन केस है उसके अंदर में प्रपोज किया गया है कि चैलेंज यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है वो हो सकता है। टेंथ टेंथ कॉन्स्टिट्यूशन, टेंथ हमारा जो एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग में जो 10th शेड्यूल ऐड हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये स्पीकर को यहाँ पे अल्टीमेट पावर है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, एमजी नरेगा को रिप्लेस करने वाला जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है तो उसको उसके बेसिकली जो प्रोविजंस हैं उनको हर एक तरीके से यहाँ पे रिजेक्ट करने का जरूरत है। ये एडिटोरियल के अंदर लिखा गया जिसमें बताया गया कि नोमेनक्लेचर को ही नहीं चेंज किया गया है कि 2005 का जो एमजी नरेगा एक्ट है उसका सिर्फ नोमेनक्लेचर ही नहीं चेंज हुआ है, यहाँ पे जो चेंज हुआ है वो कम्प्लीटली
फंडामेंटल जो प्रिंसिपल वर्क किया करता था उस एक्ट के अंदर में, उसका ही चेंज हुआ कंप्लीटली। आप देखिए कि यहाँ पे जो साइज ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें स्टेट्स का जो स्पेस है उसको ये रिड्यूस करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लीटली जो पावर है सोल अथॉरिटी के रूप से ये सेटअप करता है कि कहाँ पे आपको डेवलपमेंट वर्क है, कहाँ पे आपको जो रूरल डेवलपमेंट का जो काम है वो आप कैरी आउट करोगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे 125 जो डेज को इंक्रीज किया गया है, जो वर्किंग डेज को यहाँ पे एमजी नरेगा एक्ट के अंदर में आने वाले इस नए प्रपोजल में, जिसमें आप बताया गया कि ओनली 9% के आसपास ऐसे वर्कर्स हैं जिन्होंने 100 डेज का जो प्रपोजल था उसको फुली वे के अंदर में यूज है वो किया था। ओनली आप देखिए 9% ही है जो 100 डेज काम है वो कर पाते हैं। स्टेट को जो फंड है जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 60-40 का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ऑलरेडी स्टेट्स के पास में जीएसटी का जो रिस्ट्रक्चर हुआ और उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इस तरीके से नहीं है कि वो मोर फंड के अंदर पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पे कर सके। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके रिगार्डिंग में सोल अथॉरिटी होना सेंट्रल गवर्नमेंट का, फंड के रिगार्डिंग में स्टेट्स का मोर यहाँ पे फंड का पार्टिसिपेशन होना, और स्टूडेंट्स जो डेज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं वो तो एक पॉजिटिव स्टेप है, बट आप देखिए कि जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी कम है। तो सभी जिस तरीके से फंडामेंटल चेंज हुआ है, तो रूरल एरिया के अंदर में जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए जो ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एमजी नरेगा एक्ट है वो इम्पोर्टेंट था। उसको उसको आप देखिए कि रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग में जो प्रोविजन है उनका यहाँ पे कंसर्न है वो बताया गया। कोक का जो समय है वो स्टार्ट हुआ है विंटर के समय में, तो एक राउंड द ईयर हमें यहाँ पे मॉनिटरिंग का ज़रूरत है, हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी को भी मॉनिटरिंग का ज़रूरत है। हमें जो रोड एक्सीडेंट्स जो हुआ करते हैं विंटर सेशन के समय में फोक की वजह से, तो आप देखिए उसके रिगार्डिंग में भी एक कम्प्लीटली ओवरहोल का ज़रूरत है, जिसकी एक्शंस के थ्रू जो भी कंसर्न्स है उनको टैकल किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे जो ओवरसीज बिल है, ओवरसीज बिल के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, क्योंकि आज आज 3 जो एडिटोरियल्स हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में हैं। ओवरसीज बिल के अंदर में मेंशन ये किया गया है स्टूडेंट्स की हमारे जो वर्कर्स हैं जो कि बाहर की कंट्रीज के लिए जाया करते हैं, रेमिटेंस के थ्रू वो पैसा भी सेंड करते हैं। 2025 का ये जो बिल है जो कि माइग्रेंट्स के रिगार्डिंग में डील करता है, वो उनको किसी भी तरीके से जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उसको नहीं प्रोवाइड करता। एक्सप्लॉयटेशन का जो एरिया है उसी के अंदर में आप देखिए कि उनका मोर काइंड ऑफ हरेसमेंट है उसको बताया गया है। इसके अलावा बिल के काफ़ी सारे जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसके रिगार्डिंग में भी बिल यहाँ पे साइलेंट है। रिकॉग्नाइज करने का ज़रूरत है हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके हार्डवर्क को यहाँ पे, जो कि डिफरेंट कंट्री के लिए जाया करते हैं, काफ़ी बार हार्श कंडीशंस के अंदर में भी उनका प्रेजेंस वो मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडियंस का जो डिपोर्टेशन नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं 2025 के समय में, जो कि यूएस के द्वारा डिपोर्ट किए गए हैं। 2009 के जो डाटाज हैं उनको प्रेजेंट किया था हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने, और 2025 के अंदर में यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हैं हुए हैं। अरावली जो कि गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के स्टेट से पास किया करता है, जहाँ पे एक रोल है, जो रूल है वो लाया गया कि 100 मीटर के अबाउ अगर हाइट है तो उनके वहाँ पे माइनिंग है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और फिर आप देखिए कि यहाँ पे जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है अरावली का, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। तो उसी के रिगार्डिंग में कंसर्न ये है कि यहाँ पे माइनिंग अगर इंक्रीज होगा तो आप देखिए कि कंप्लीटली जो डैमेज करेगा इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी अरावली का इम्पोर्टेंस है, चाहे डेजर्ट को लिमिट करना हो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर में, और हमारे नेवल एरिया के अंदर में जिस तरीके से कमीशन किया गया है आईएनएस हंसा के वहाँ पे ओस्प्रे को, तो उसके बारे में मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो सार्थक इंडियन कोस्टल गार्ड का जो शिप है सार्थक, जो कि ईरान के चाहबार पोर्ट के लिए गया है, तो उसका यहाँ पे मेंशन है। और स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी के द्वारा डेजर्ट साइक्लोन जो सेकंड एक्सरसाइज है जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे कैरी आउट है वो किया। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था जो कि जैसे कल हमने डिफेंस के बारे में एक मालदीव के साथ में इकोवेरी नाम का जो एक्सरसाइज है, वेरी नाम का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में रीड किया था। कुछ दिनों पहले हमने इंडिया और नेपाल का जो सूर्य किरण है उसके बारे में भी रीड किया था। ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो मेडिसिन है उनको यहाँ पे इंटीग्रेट वे के अंदर यूज किया जाए हेल्थ सेक्टर के अंदर में, तो वन काइंड ऑफ एक सजेशन है। और पायलट का जो बॉडीज है वो डीजीसीए के अगेंस्ट में भी उन्होंने अपना जो कंप्लेंट है उसको फाइल किया। स्टूडेंट्स ओमान के साथ में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो एग्जिस्टेंस में आएगा, हमारे लीडर्स वहाँ पे गए हैं।
70 ईयर्स हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को हुए हैं प्रेजेंट समय के अंदर। ओमान का जो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, तो ओमान जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इंडिया के लिए। और प्रेजेंट समय में हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो 10.5 बिलियन का है, 10.5 बिलियन का है, जिसके अंदर में आप देखिए कि 4 बिलियन का तो हम एक्सपोर्ट किया करते हैं ओमान के वहाँ पे, और 6 बिलियन का हमारे यहाँ पे जो इम्पोर्ट है वो हुआ करता है, जिसमें पेट्रोलियम है, यूरिया है, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिससे मोर इम्पोर्ट है वो आपको मिलेगा। तो ट्रेड हमारे पर्सपेक्टिव से डेफिसिट के अंदर में है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम यहाँ पे साइन कर रहे हैं ओमान के साथ में, गेटवे ऑफ गल्फ कंट्रीज के रूप से इसको कंसीडर किया करते हैं। पुतिन के द्वारा कहा गया कि अगर जो जो यहाँ पे पीस प्रपोजल है वो फेल होता है, तो उनके द्वारा यूक्रेन का जो मोर टेरिटोरियल एरिया है उसको अनेक्स कर लिया जाएगा। जापान का जो पॉलिटिकल लीडर है जो कि ताइवान की रिगार्डिंग में, ताइवान इनका अर्लियर वे के अंदर जापान के अंडर हुआ करता था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय में। तो आप देखिए कि जापान के लीडर और चाइना का जो एक क्लैश सामने आया था, अब यहाँ पे ओपन फॉर डिस्कशन के रूप से उनका प्रपोजल आया है कि वो प्रपोजल के लिए ओपन है चाइना के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जिसमें देखिए कि नाइजर नाम का जो कंट्री है, बुर्किना फासो है, माली है, सूडान है, सीरिया है, उनके ऊपर बैन है वो लगाया गया है। वहाँ पे ट्रैवल के रिगार्डिंग में वहाँ की कंट्री पर्सनस का यूएस में बैन के ट्रैवल को बैन किया गया है। और ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का जो एरिया है उसको भी आप देखिए कि बैन का कैटेगरी में इंक्लूड है वो किया। ताइवान के द्वारा मेंशन किया गया है कि चाइना का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट से पास हुआ है। ताइवान स्ट्रेट कौन से दो एरियाज को कनेक्ट करता है, आप देखिए कि ईस्ट चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है उसको कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी के साथ में ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट का नाम फर्मोसा स्ट्रेट के नाम से भी जाना करते हैं। यूएस के लोग द्वारा यहाँ पे वेनेजुएला के अंदर में जितने भी जो टैंकर्स का आप देखिए, ऑयल टैंकर्स जो सप्लाई हुआ करते हैं उनको एज ए, उनका जो गवर्नमेंट है उसको टेररिस्ट रिजाइम बताया गया। टैंकर्स का जो फ्लो है उसको कंट्रोल करने के या ब्लॉकेज करने के बारे में उनका डिसीजन है। फिलीपाइंस आप देखिए कि फिलीपाइंस के वहाँ पे बोंडी के जो टेररिस्ट, बोंडी जो जो एक बीच एरिया है सिडनी के वहाँ पे, उसके जो टेररिस्ट पर्सन है वो विजिट किए थे, तो उन्होंने कहा है किसी भी तरीके से ट्रेनिंग के जो एविडेंस है वो नहीं मिलते हैं। और म्यांमार के अंदर में जो लीडर हैं आंग सान सू की, जो कि नोबल ल्यूरेट भी हैं, जिनको कि आप देखें कि उनकी हेल्थ कंडीशंस वो इम्प्रूव हुई हैं, ये बताया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी